नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। लगातार भयावह होते इस कोरोना के दौर में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचा सकें, ताकि ये जो वायरस है ये किस तरीके से नया होता जा रहा है, किस तरीके से अपने स्वरूप को बदल रहा है और लोगों की जिंदगी को कितना खतरे में डाल रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्वीडन से जुड़ रहे हैं राम शंकर उपाध्याय, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं। साथ साथ क्वांगो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, उसके प्लाज्मा बायोसाइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर राम उपाध्याय, आपका स्वागत है यूपी तक पर। थैंक यू इस सो मच वक्त अभिषेक। इस वक्त पूरा देश कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है। खासकर आप देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एपिसेंटर बनकर इस वक्त उभरा है। डॉक्टर उपाध्याय, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो नया वायरस है, ये जो जिसे हम लोग नया वेरिएंट, नया म्यूटेंट कह रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? क्या ये पहले वायरस से अलग है और ये कितना ज्यादा घातक हो रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। इट्स अ वेरी रेलिवेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके बारे में बात करने के पहले ये समझना आवश्यक है कि इनफैक्ट ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 क्या पहले वाले वायरस से अलग है। जब तक, क्योंकि अब तक इस पूरी प्रजाति के अंदर 7 तरीके के टोटल वायरस हैं, जिनमें से खास करके आज के डिस्कशन के लिए 3 वायरस जो हैं वो रेलिवेंट हैं, जिनमें कि हम बात कर सकते हैं सार्स की, मार्स की और तीसरे नंबर पर कोविड-19 यानी कि सार्स कोव 2 की। तो जब हम इन 3 वायरस को देखते हैं तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये वायरस आए कहाँ से, किस तरीके से इनकी एक प्रकार से ये उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये जो वायरस हैं वो जूनेटिक वायरस हैं। ये ह्यूमन वायरस नहीं थे। ये क्या जूनेटिक वायरस का मतलब होता है कि ये जो वायरस हैं वो केवल एक जंतु के अंदर रह सकते थे, जिससे जिस प्रकार से कि जो सार्स है वो बिल्ली के अंदर यानी कि डोमेस्टिक कैट के अंदर था, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो मार्स है वो डोमेस्टिक कैमल यानी कि जो ऊंट होता है उसके अंदर होता था, और इसी प्रकार से जो कोव 2 है वो बैट यानी कि चमगादड़ के अंदर रहता था। यानी कि ये जो तीनों जो प्रजातियां हैं उनके उनके अंदर ये वायरस रहते थे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि ये वायरस उनको प्रभावित नहीं करते थे। अब क्या हुआ कि ये प्रजाति का एक जंप हुआ, यानी कि ये इसको कहते हैं स्पीशीज जंप, कि जो चीज जंतु में थी वो मानव के अंदर किस प्रकार से आ गई। उसकी बहुत सारी थ्योरियां हैं, उन थ्योरियों में हम नहीं जाते हैं, लेकिन कुल बात यह है कि ये जो वायरस है वो अपने आप में इतना निपुण वायरस है, बाकी सभी वायरस से बिल्कुल हट करके है। यानी कि इस समय पर जो भी स्ट्रेटजी हम चाहे वो इसके लिए दवाई बनाने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए या इसका उपचार करने के लिए, यदि हम एक ट्रेडिशनल और पुराने अप्रोच के साथ में ही चलेंगे तो शायद इसका निदान करने में हमको ज्यादा समय लग सकता है। उसमें कुछ खास करके जो बिंदु हैं उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब तक जितने भी आरएनए वायरस हैं कोरोना फैमिली के, ज्यादातर वायरस का जो साइज होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको समझना है जब आप किसी चीज को देखोगे कि ये दिखता कैसा है, ये है क्या है, ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या कर सकता है। इस बात के मद्देनजर हम देखते हैं कि अब तक जितने भी वायरस थे उनका एक साइज होता है। अगर इनका साइज नापा जाए तो वायरस के साइज को नापा जाता है किलो बेस पेयर में, यानी कि इसको केबी यूनिट कहते हैं। तो अब तक जितने वायरस थे उनका साइज होता था 10 से 15 या 10 से 18 केबी। ये जो अपने आप में अकेला वायरस है जिसका के साइज है 30 केबी से भी थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि इसका अब असर तक। क्या है? इसका 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 इम्पैक्ट क्या है? अगर ये वायरस हाँ, बड़ा भी है तो क्या असर है इसका? हाँ, इसका अब ये बात ये है कि चूंकि ये वायरस बड़ा है, 30 केबी का है, यानी कि ये हमारे इम्यूनिट जनरली क्या होता है कि जब वायरस आपको इन्फेक्ट करता है, एक बार सेल में आ गया, उसके बाद वो जो वायरस है क्या है वो उसका अपना कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि फिर जो है वो जो ह्यूमन का कंट्रोल है उसके हिसाब से चलता है।
लेकिन ये जो कोरोना वायरस जो कोविड-19 जो है, इसके पास में इतने संसाधन खुद के हैं कि ये जो है वो हमारे रूल्स नहीं मानता हमारे बॉडी में आने के बाद में, जबकि बाकी वायरस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जो वायरस जल्दी से समाप्त हो जाते थे, ये वायरस ज्यादा समय तक रह सकता है, ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है। क्योंकि ये जितने वायरस, बाकी जो वायरस पहले जो गलतियां करते थे अपने आरएनए को या नए वायरस बनाने के लिए, ये जो वायरस है वो गलतियां नहीं करता है, जिसकी की वजह से ये स्टेबल है, ज्यादा समय तक रह सकता है और अपने मतलब के ही आमूल चूल परिवर्तन करके जो है लंबे समय तक इस लड़ाई को लड़ सकता है। इसीलिए इस प्रकार के म्यूटेशन इस वायरस के अंदर हमको ज्यादातर देखने के लिए तब मिल तब रहे तो ये हैं। डॉक्टर साहब बेहद खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, तो इसीलिए अब जैसे हम देखा जाए कि हमको ये पता है कि सभी लोग इस समय स्पाइक प्रोटीन का बात कर रहे हैं। स्पाइक प्रोटीन जो है वो ह्यूमन के साथ में ये पहला कांटेक्ट है। अब जनरली स्पाइक प्रोटीन को हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, संक्रमित करने के लिए 6 अमीनो एसिड होते थे किसी दूसरे वायरस के अंदर। इसने क्या किया है कि उन 6 में से इसने 5 को चेंज कर दिया है। तो 6 अमीनो एसिड्स में से 5 अमीनो एसिड को चेंज करके इसने जो पूरी स्ट्रेटजी है वो इस तरीके की बना ली है, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के साथ में, कि ये इस प्रकार की कोई गलती नहीं कर रहा है जो कि इसके खुद के लिए घातक हो। इसलिए जब भी हम इसके बारे में सोचें तो इसको पुरानी स्ट्रेटजी के बेस पे ना सोचें, नए शोध के प्रकार से सोचें, तभी इसका जो है क्या है, हम कोई अच्छा विकल्प, ट्रीटमेंट का विकल्प जो है वो ढूंढ पाएंगे। अब डॉक्टर साहब, अब आप उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, आपसे हम जानना चाहेंगे सीधा कि ये तो आपने वायरस की बात बता दी, नए वायरस नए रूप में हमें दिखाई भी दे रहा है। जो पिछले साल जो कोरोना वायरस आया था, उसका एक सेट प्रोटोकॉल था और लोग उस उन दवाइयों को सेट प्रोटोकॉल से इस्तेमाल करने के बाद लोग, ज्यादातर लोग ठीक हो रहे थे। और शायद यही वजह रही कि उस दौर में जब कोरोना खत्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे मानो हम लोगों ने कोरोना पर जंग जीत ली हो। अब जो है ये सीधे लंग्स पर असर कर रहा है, लंग्स में घुसता है और उसके बाद कुछ दिन में पूरा लंग्स खोखला कर देता है और फिर लोगों की मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इसके बदलने के बाद हमें क्या बदलना होगा? दवाइयों का कौन सा स्वरूप बदलेगा? किस तरीके से हमारे प्रोटोकॉल बदलेंगे? देखिए, इसमें इस बात को समझने के लिए दो चीजें हैं कि इस बीमारी को हमको दो अलग अलग रूप में समझना पड़ेगा। नंबर एक बात कि वायरस आया, उसने हमको इन्फेक्ट किया और वो काम उसका शुरू के 6 दिन में खत्म हो जाता है। अब जो नए स्ट्रेन जो आ रहे हैं, जनरली जो बीमारी के जो मार्कर हैं, जिनके जो हमको 6 दिन के अंदर उनके रीडिंग इस प्रकार के मिलते थे कि हाँ तुमको इन्फेक्शन है या वायरल लोड तुम्हारा बढ़ा हुआ है। अब ये जो सारी जो चीजें हैं वो डे 1 पर ही हो रही हैं, यानी कि जो वायरस है किसी ना किसी प्रकार से उसका इन्फेक्शन रेट भी बढ़ा है पहले के कंपैरेटिव, और उसकी पैथोजेनेसिटी यानी कि उसकी मारक क्षमता भी पहले से ज्यादा बढ़ी है। उसी कारण हमको पॉजिटिव केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये जो वायरस है वो अपने अंदर इस तरीके के म्यूटेशन कर रहा है, जैसे कि तंजानिया के अंदर अभी जो वायरस मिला है उसमें 17 म्यूटेशन है, सॉरी 34 म्यूटेशन है, जिसमें से कि 14 म्यूटेशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अंदर है। तो इस प्रकार से जो निरंतर जो नए म्यूटेशन आते जाएंगे ये हमारे लिए चैलेंज पैदा करते जाएंगे। पहले के वायरस के अंदर जो ब्लड मार्कर्स होते थे, जैसे कि एलडीएच है, जैसे कि सीआरपी है, जैसे कि डी डायमर है, ये जो है मार्कर उतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते थे। जैसा कि आपने सही कहा कि ये लंग्स को प्रभावित कर रहा है या लीवर को प्रभावित कर रहा है या किडनी को प्रभावित कर रहा है या हार्ट को प्रभावित कर रहा है, यानी कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर ये पूरी प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ रहा है। और वो प्रभाव इतने दूरगामी हैं कि एक बार ठीक होने के बाद में भी लंबे समय तक शायद वो देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। तो जो सेट पैटर्न अभी तक हम लोग इसकी दवाइयों का देखते रहे हैं कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो आप
जिंक लेते हैं, आप आइवरमेक्टिन खाते हैं, आप पैरासीटामोल लेते हैं, आप स्टीम लेते हैं, आप इस तरह की दवाइयां शुरू में लेते हैं। लेकिन अब तो आप आपको इन्फेक्शन हुआ नहीं कि आपको दौड़ना पड़ता है सीधा, कि आप HRCT कराने दौड़ रहे हैं लोग, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है, डेक्सामेथासोन खाना पड़ रहा है, और साथ साथ तमाम ये ऐसी चीजें आ गई हैं। तो क्या ये नए तरीके से नया प्रोटोकॉल अब लोगों को अपनाना पड़ेगा इससे निपटने हाँ के लिए? तो हाँ, बिल्कुल नया प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पहले जो सिम्टम्स 6 या 7 दिन के ऊपर आते थे, वो सारे सिम्टम्स अब डे 1 के ऊपर आ रहे हैं। तो यदि हम डे 1 के ऊपर ही अगर उनका ट्रीटमेंट सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो ये जो माइल्ड केसेस हैं वो पहले मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मॉडरेट जो है वो सीवियर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज को रोकने के लिए हमको कोई भी किसी भी प्रकार के इंडिकेशन यदि मरीज के अंदर मिल रहे हैं, खास करके जैसे कि नए इंडिकेशन के उसको सिर्फ सिर दर्द हो रहा है, मुंह में उसको छाले आ रहे हैं, आंखें किसी प्रकार से उसकी पिंक जैसी दिखाई दे रही हैं या रेड जैसी दिखाई दे रही हैं, पेट के अंदर किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या कोई एब्डोमिनल कोई इशू हो रहा है, उसको है क्या है, किसी प्रकार से उसके मसल्स में पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, तो या शॉर्ट ब्रीथलेसनेस हो रहा है, तो ये जितनी भी प्रकार के ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, इनको इस समय पर इनको कोविड सस्पेक्टेड के रूप में ही देखना चाहिए, और क्लिनिकल परामर्श लेने के बाद में तुरंत जो है उपचार शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यदि इसमें लेट हुआ तो ये जो लेट जो होना है वो हम लोगों के लिए या लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले वायरस के बारे में आपने पूछा, तो पहला जो वायरस था जो जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड वायरस, वो वुहान वायरस है। वुहान वायरस का यदि किसी को इन्फेक्शन होता है तो जनरली उसका टेस्ट चला जाता था, उसका स्मेल चला जाता था। तो ये जो इंडिकेशन है वो पहले वाले वायरस के हैं, और उस वायरस को अगर आज भी किसी किसी को होता है तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यदि वो व्यक्ति अगर एक कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, ज्यादा दवाइयां लेने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे न्यूट्रिशन लेगा, अच्छा पानी पिएगा, स्टीम लेगा, आइसोलेटेड रहेगा, तो उस व्यक्ति को कुछ दवा की जरूरत नहीं है। वो अपने आप से जो है क्या है 10 दिन के अंदर पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। लेकिन इस लेकिन वायरस का जिनको क्या करें? हाँ, लेकिन ये जो वायरस है, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जितने भी मैंने अभी लक्षण बताए, उनमें से यदि कोई भी एक लक्षण जो है क्या है वो यदि उस व्यक्ति के अंदर है तो उसको वो इग्नोर ना करे, नंबर 1 बात है क्या है। दूसरी बात, जैसे ही यदि उसको समय मिलता है तो कम से कम एक ब्लड रिपोर्ट करा ले, जिसको कराने में उसको 60 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। RT-PCR का वेट करने का जरूरत नहीं है। तो एक वो सिंपली CBC करा ले, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल है क्या है, या कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके के अंदर खास करके लिम्फोसाइट्स को देखना है, खास करके इस्नोफिल्स को देखना है कि क्या वो बढ़े हुए आ रहे हैं, LDH लेवल को देखना है, CRP लेवल को देखना है, और डी डायमर को देखना है। और यदि ये किसी और प्रकार का इन्फेक्शन है, ये लक्षण किसी और इन्फेक्शन से भी आ सकते हैं, तो उसमें एक मार्कर को और ऐड किया जा सकता है जिसको प्रोकैल्सिटोनिन कहते हैं। तो प्रोकैल्सिटोनिन को भी यदि हम ऐड कर लेते हैं तो शायद हम कुछ हद तक ये इंडिकेट कर पाएंगे कि कहीं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। और इन्हीं मानकों के आधार पर इनमें से कोई एक भी मार्कर उसका ऊपर जा रहा है, और लगभग 90 मोर देन 90% जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर इनमें से कोई ना कोई एक मार्कर जरूर गड़बड़ होगा यदि उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो। और ये रिपोर्ट आपको 60 मिनट में, 1.5 घंटे में मिल जाएगी। देन यू नो कि आपको वेट करने का जरूरत नहीं है, एंड स्टार्ट द कोविड ट्रीटमेंट फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ। अब सर, इसके अब मेरा एक और सवाल है आपसे जुड़ा हुआ, कि आपने लक्षण बता दिए, आपने जांच की विधि बता दी, क्या क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है अगर किसी के अंदर ये नया वायरस आ गया और उसको उसके जांच में कोई ना कोई उसका मार्कर ने उसे पकड़ लिया, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल होगा जो लोग फॉलो करेंगे? दवाइयां कौन सी होंगी जो लोग ले सकते हैं, जनरल दवाई?
हाँ, तो जो जनरल दवाइयाँ हैं, सबसे पहले तो यह है कि यदि वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है तो हम पेशेंट को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक पेशेंट वो जिनका के उम्र 45 साल से कम है और उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को मॉनिटर करें। मॉनिटर क्या करें कि अपना बीपी देखें, अपना पल्स देखें, और उनका पल्स के बाद में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, और किसी प्रकार का उनको ब्रीथलेसनेस तो नहीं है। तो इन चारों चीज़ों को देख करके अपने आप को ऑब्जर्व करें, कॉन्शियस रहें, और ट्रीटमेंट के तौर के ऊपर वो डेफिनेटली जो है आइवरएक्टिन, जो कि एक पैरासाइटिक ड्रग है लेकिन काफ़ी अच्छा सिनर्जिस्टिक काम करती है, वो ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन वो लिया जा सकता है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन को बहुत सारे लोग एंटीबैक्टीरियल मानते हैं, लेकिन ये शोध में डॉक्टर साहब मैं आपको रोक रहा हूँ। एक प्रोटोकॉल जो है वो लगभग लोगों को मालूम हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश में या जो मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, 5 दवाओं की एक लिस्ट है। आइवरमेक्टिन है, उसमें जिंक है, उसमें विटामिन सी है, उसमें अजिथ्रोमाइसिन है, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन है। ये एक सेट पैटर्न है, लेकिन ये नए वायरस से लड़ने के लिए क्या इसको अलग अलग दिनों में बांटना होगा और इसमें दवाइयां ऐड करनी होगी? नहीं, इसमें सिर्फ दवाइयाँ यही रहेंगी जो चल रही हैं। इसके अलावा हमको क्या देखना है, इस बीमारी को, इसमें दो फैक्टर सबसे ज्यादा निकल करके आ रहे हैं। एक क्या है कि कोएगुलेशन का फैक्टर है, और दूसरा जो फैक्टर है वो इन्फ्लेमेशन का है। तो जनरली जितना भी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, वहां पर वायरस का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। वायरस ने जो हमारे अंदर जो तूफान मचाया हुआ है, जो हमारे शरीर के अंदर जो गेम खेला हुआ है, उसमें मेन गेम है इन्फ्लेमेशन का। तो इन्फ्लेमेशन में जो है उसका ट्रीटमेंट इस समय के ऊपर हो रहा है। तो जो भी लोग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, यानी 45 साल से ऊपर हैं, तो पहले के सिस्टम के अंदर स्टीरॉयड नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको के उनको निमोनिया हो सकता है, एक्यूट निमोनिया उनको तुरंत हो सकता है, तो एक्यूट निमोनिया से बचने के लिए स्टीरॉयड एकमात्र बहुत अच्छा उपाय है। तो स्टीरॉयड अगर सही समय के ऊपर एक नियत मात्रा में क्लिनिकल परामर्श के बाद शुरू हो जाता है, तो उस व्यक्ति को निमोनिया होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये निमोनिया ही है जो ऑक्सीजन को प्रॉब्लम करेगा, वेंटिलेटर का इश्यू आ जाएगा। So that's why steroid need to be started right from the very beginning by doing the right assessment of the सर, patient. ये जो एस्टेरॉइड की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कॉमन तौर पर देखा जाए तो वो डेक्सोना जैसी दवाइयां हैं, जी। डेक्सामिथासोन। तो ये बताइए कि ये कब से ये शुरू किया जा सकता है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे? क्योंकि आम आदमी को अगर अपने इस प्रोटोकॉल में इस एस्टेरॉइड को जोड़ना होगा तो क्या आपको इसका नुकसान है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इससे फिर शुगर लेवल बढ़ जा रहा है और लोग उसको नहीं ले रहे हैं। हाँ, शुगर लेवल डेफिनेटली स्टेरॉइड लेने से बढ़ता है, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी स्पाइक होता है। उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मतलब इसको लिया जा सकता है, और खास करके वो लोग जरूर लें जो कि हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर हैं, जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। क्योंकि यदि वो स्टीरॉयड को अगर अवॉइड कर जाएंगे तो उनके ज्यादा चांसेस हैं निमोनिया डेवलप करने के। और दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने बोला कि अगला जो ट्रीटमेंट है वो इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए एक अच्छी दवाई है जिसको कि कॉल्चिसिन कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। 0.5 मिलीग्राम का सुबह शाम लिया जा सकता है 5 दिन तक। तो एक तो आपका जो सीआरपी है, जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, उसको भी करेक्ट करने में वो मदद करेगा। और यदि आप ये कॉम्बिनेशन यानी स्टीरॉइड और कॉल्चिसिन के कॉम्बिनेशन को यदि आप सही प्रकार से समायोजित कर लेते हो प्रोटोकॉल के अंदर, तो आपको बाद में होने वाली परेशानियों से भी बचाएगा। और जो महंगे जो दवाइयां हैं जैसे कि टोसिलिजुमैब है, किसी ने मुझे बताया कि उसका इंजेक्शन 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। तो टोसिलिजुमैब भी एक तरीके का इम्यून सप्रेसिव ड्रग है, वो अर्थराइटिस में दिया जाता है। उस काम को जो है क्या है, हम डेक्सामीथासोन और कॉल्चिसिन के कॉम्बिनेशन से भी अचीव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मुझे बताइए कि ये कब से शुरू करना होगा? क्योंकि लोग जो 3 दिन 4 दिन एक हफ्ते पहले वेट करें और उसके बाद इनको शुरू करें, या शुरू से ही इसको अपने इस प्रोटोकॉल में शामिल करना होगा?
जो लोग हेल्दी रेंज के अंदर आ रहे हैं उनको ये लेने का जरूरत नहीं है स्टीरॉयड डे 1 पर, लेकिन जो 45 साल या उससे ज़्यादा हैं या प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी हैं वो डे 1 पर ही ले सकते हैं। 2 मिलीग्राम डेक्सोना लेने में कोई हर्ज नहीं है। जनरली रेंज इज 2 मिलीग्राम टू 6 to 8 मिलीग्राम डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट, तो वो लिया जा सकता है। और जो कॉलचिसिन जो है जिसका भी मार्कर सीआरपी का मार्कर 10 से ऊपर जा रहा है वो उसको करेक्ट करना जरूरी है। किसी का 20 भी जा रहा है, आजकल हम देख रहे हैं डे 1 के ऊपर ही मार्कर 40 हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति बन रही है, यानी कि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ा हुआ है जो कि आपको प्रॉब्लम देने वाला है। तो जिस व्यक्ति का भी सीआरपी मार्कर 10 से ज्यादा है और उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है तो जो है उसको कॉलचिसिन यानी कि 0.5 मिलीग्राम का टेबलेट भी डे 1 पे स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामेश उपाध्याय साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अहम जानकारियां हमारे साथ शेयर की हैं। हमारे दर्शकों को जरूर फायदा होगा क्योंकि नए तरीके का जो ये वेरिएंट है, नए तरीके का जो ये वायरस है, ये जिस तरीके से इस वक्त लोगों के भीतर घुस रहा है, लोग जब तक संभल रहे हैं तब तक बहुत नुकसान हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो नया प्रोटोकॉल है ये सबके लिए जानना बेहद जरूरी है और आपने इसे शेयर किया है। आपका बहुत धन्यवाद यूपी तक के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। थैंक यू।